सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में से पहला चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। क्या होती है ह्यूमन ज्योग्राफी, किसे कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, क्या केवल ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इसके क्या कुछ मायने हैं, इसके क्या कुछ फीचर्स हैं, इसके फील्ड्स, इसके सब फील्ड्स और इसके डिसिप्लिन क्या कुछ हैं, आज हम इसे जानेंगे। अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस दुनिया में रहने वाला इंसान जो है ह्यूमन है, और इस पृथ्वी के साथ में जो उसका इंटरेक्शन है, इसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में और इसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट के साथ में जो भी वो इंटरेक्शन करता है उसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। और ये ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये एक इंसान की ग्लोबल आइडेंटिटी है। कैसे समझना इस बात को बच्चों, जब आप सर्दी आती तो आप क्या करते हो, गर्म कपड़े पहन लेते हो, ठीक है ना, वुलन्स पहन लेते हो, जैकेट्स पहन लेते हो, मफलर पहन लेते हो। लेकिन जब गर्मी आती है तो फिर जैकेट्स वगैरह नहीं पहनते हो। जब तेज़ बारिश होती है तो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हो। गर्मियों में घर में एयर कंडीशन का इस्तेमाल होता है, सर्दियों में लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं। इस दुनिया में कई सारी बीमारियां फैली, उनसे बचने के लिए हमने कई सारे जो है वो मेडिसिन्स की खोज की, ठीक है ना। हमने इस ज्योग्राफी को समझने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजी और टूल्स को जो है वो डेवलप किया। नेचर ने जब जब अपनी सुप्रीमेसी हम पर दिखाई तब तब हमने नेचर के अकॉर्डिंग नई नई टेक्नोलॉजीज बनाई। हमने हवाई जहाज उड़ा दिया, एरोडायनामिक्स, हमने आग पैदा कर ली फ्रिक्शन से। साथ में ही हमने जो है वो लंबे रूट तक जाने के लिए बड़े बड़े जहाज बना लिए, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, बिजनेस, ट्रेड, ये जो सब हम फिजिकल एनवायरनमेंट में अर्थ के करते हैं इसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। और इसे ही कहते हैं इंटरेक्शन जो है ह्यूमन का अर्थ के साथ में, इसे ही क्या कहा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। जैसा कि इंटरेक्शन अभी अपन ने किया, ठीक है। अगर हम इंसान की बात करें, अगर हम प्राइमिटिव इंसान की बात करें, आज से बहुत सैकड़ों सालों पहले वो इंसान जो जंगलों में रहता था, वो इंसान जो अपनी फूड हैबिट्स के लिए, जो अपने शेल्टर्स के लिए, अपने क्लोथिंग के लिए, अपनी डे टू डे नीड्स के लिए जंगल के जानवरों पर निर्भर करता था, एनिमल्स पर निर्भर करता था, जंगल के वेजिटेशन पर डिपेंड करता था, उसके साथ जो इंटरेक्शन था एनवायरनमेंट का, उसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। समय के साथ ये इंटरेक्शन बदलता चला गया। आज हमारा इंटरेक्शन देखो, हम जब गर्मी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसी चला लेते हैं। सर्दी आती है हम लोग हीटर चला लेते हैं। अब हम लंबे समय तक हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रिज आ गया। इसे कहते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हम बात कर लें इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन देख लें, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर और इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ है। ज्योग्राफी इज ए फील्ड ऑफ द स्टडी ऑफ द इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है ना। एक एकीकृत अध्ययन है। अगर हम बात करें इंटीग्रेटिव मतलब हमें फिजिकल एनवायरनमेंट को भी पढ़ना पड़ता है, हमें सोशल एनवायरनमेंट को भी पढ़ना पड़ता है, हमें इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को भी पढ़ना पड़ता है, साथ में हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हमें सबको मिला करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें इंसान के अनुभव भी होता है, साथ में हमें प्रैक्टिकल भी देखना होता है। इट स्टडी ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ द अर्थ ओवर द स्पेस एंड टाइम। कहीं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कहीं वैल्केनोज हैं, ठीक है ना, कहीं सुनामियाँ आ रही हैं, तो कहीं भूकंप है, कहीं तूफान आ रहे हैं, तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है ना, कहीं एपिडेमिक, कहीं बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, ठीक है ना। द ह्यूमन ज्योग्राफी अगर हम बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड नेचर, ठीक है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो किसकी स्टडी है, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। एक इंसान और नेचर के बीच में किस तरह का संबंध है, किस तरह का रिलेशनशिप है, उसको समझते हैं। और रिलेशनशिप कैसा है, हम दोनों इस धरती के ऊपर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट में, फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में, माउंटेन्स, हिल्स, ये सब चीज़ें मिलकर के एक फिजिकल एनवायरनमेंट बनाती है। इनमें जो भी चेंजेस आएगा उसका इम्पैक्ट ह्यूमन पर पड़ेगा, और ह्यूमन जो भी कुछ करेगा उसका इम्पैक्ट अर्थ पर पड़ेगा। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी जब हमने डेवलप की तो इसके पीछे कई सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ साथ आ गए। ओजोन की बात कर लेते हैं हम लोग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन जो है उसका डिप्लीटेशन हुआ, ओजोन की परत जो है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है उसका नुकसान हो गया। सॉइल जो है उसका डिग्रेडेशन हुआ,
ठीक है ना, एयर पॉल्यूशन हुआ और भी कई तरह की बीमारियां और कई तरह के पॉल्यूशंस हुए, ठीक है। तो दोनों का इम्पैक्ट है इस पर। ज्योग्राफी कैन बी स्टडी थ्रू द लॉ मेकिंग और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना, ये भी ज्योग्राफी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। साथ में अगर हम बात करें और इस लेसन को अगर हम समझें तो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ज्योग्राफी की दो ब्रांचेस हैं, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ के क्लाइमेट को, इसके एटमॉस्फेयर को, ओशंस को, लैंड पार्ट्स को, सी को, हिल्स को, माउंटेन्स को, प्लेन्स को, रिवर्स को, लेक्स को, इनको स्टडी करते हैं। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम देखते हैं कि इंसान का अर्थ और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में कैसा इंटरेक्शन है, कौन कौन सी अप्रोचेस से इंसान जो है वो आगे बढ़ता है, और साथ में ही इस ज्योग्राफी के कौन कौन से फील्ड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो लेवल्स ऑफ द ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन जो है वो 3 पार्ट में बटे हुए हैं, ठीक है ना। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, सुप्रीमेसी ऑफ द नेचर, नेचर को मदर नेचर मानते हैं, हम एक के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। पॉसिबिलिज्म और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, हमने एसी, नई नई टेक्नोलॉजीज, हीटर्स, कारें, एरोप्लेन्स, रॉकेट, एटॉमिक बम, ठीक है ना, ये सब बना लिए, ठीक है। और नियो डिटर्मिनिज्म ग्रिफ्ट टेलर का, जिसमें हम लोग मिडिल पाथ लेते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म का, एक ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिससे अर्थ सस्टेनेबल रह सके। हमें मदर नेचर को सप्रेस नहीं करना है। यहाँ पर मदर नेचर जो है सुप्रीमेसी है, और यहाँ आकर के ह्यूमन की सुप्रीमेसी आ गई। लेकिन ह्यूमन की जब सुप्रीमेसी आई तो मदर नेचर को इससे बहुत नुकसान हुआ। तो हमें टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी है, ये मिडिल पाथ है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें नेचर को भी बचाना है, साथ में हमें टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी है, तो नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। साथ में अप्रोचेस ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे, एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शंस, रिलीजन एनालिसिस, एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमनिस्टिक, रेडियल, बिहेवियर स्कूल, पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। ये सब अप्रोचेस हैं कि ज्योग्राफी को किस तरह से डिटेल में जो है ह्यूमन ज्योग्राफी को वो स्टडी किया जाए। फील्ड ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, हम सोशियोलॉजी की बात करेंगे, अर्बन ज्योग्राफी की बात करेंगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करेंगे, जिसे हम डेमोग्राफी कहते हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करेंगे, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करेंगे। और ये सब के सब ज्योग्राफी के फील्ड जो हैं ये हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट यानी कि हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ से। बात कर ले अगर सोशल ज्योग्राफी की बात करें, बिहेवियर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ द लेजर्स, कल्चर एंड ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें, इलेक्ट्रिकल ज्योग्राफी, अभी जो चुनाव है, मिलिट्री ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मार्केटिंग एंड टूरिज्म एंड ऑल। ये सब इस ह्यूमन ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, और ये सब की सब जो बातें हो रही हैं, ये सब के सब जो फील्ड्स हैं, ये सब की सब जो घटनाएं हो रही हैं, ये अर्थ में हो रही हैं। तो बिना अर्थ के, बिना इस फिजिकल एनवायरनमेंट के ये सब होना बहुत मुश्किल है। चले अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज अ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी असल में है क्या, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डे टू डे इंटरेक्शन है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में, हमारा मदर नेचर के साथ में, वही ह्यूमन ज्योग्राफी है। पृथ्वी हमें पानी देती है, पानी से हम लोग हमारी प्यास बुझाते हैं, पानी से हमारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, पानी से एग्रीकल्चर ग्रो करती है। अब बात करते हैं मौसम से, ठीक है ना, बात करते हैं मिनरल से। अर्थ हमें कोयला देती है, अर्थ हमें क्रूड ऑयल देती है, अर्थ हमें जो है यूरेनियम और थोरियम देती है, और इससे हम अपनी यूज़ का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। कोयले से हम लोग थर्मल पावर बना लेते हैं, यूरेनियम और थोरियम से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, साथ में ही हम एटॉमिक बॉम्ब बना लेते हैं। अर्थ से ही हमें जो है वो आयरन ओर मिलता है, मैग्नीज मिलता है, टंगस्टन मिलता है, कॉपर मिलता है, और मिलियन ऑफ द मिनरल्स हमें इसी अर्थ से मिलते हैं। हमारे घर लकड़ियों के बने होते हैं, ठीक है ना, हमारे फर्नीचर्स लकड़ियों के बने होते हैं। तो वो जो वेजिटेशन आ रहा है, जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो भी हमें अर्थ ही दे रही है। इस ऑक्सीजन में हम लोग रहते हैं, ये भी किसके एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो कुल मिलाकर के ह्यूमन का इंटरेक्शन जो मदर नेचर के साथ में, इस मदर नेचर को हम लोग फिजिकल एनवायरनमेंट कह सकते हैं, इस मदर नेचर को हम लोग अर्थ कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ जो हमारा इंटरेक्शन है उसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। सिंपल। द ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट विच डील अबाउट ए इंटरेक्शन बिटवीन अ मैन एंड एनवायरनमेंट। सिंपल। व्हाट इज ज्योग्राफी ना, व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी? द ज्योग्राफी इज
सब्जेक्ट डील अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड एनवायरनमेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरेक्शन किया ना, किया अपन ने, इंटरेक्शन कर लिया, ठीक है ना, जो कुछ हमें अर्थ से मिला उसको हमने अपना लिया, ठीक है ना, हमें सर्दी लगी तो हमने हीटर चला लिया, हमें गर्मी लगी तो हमने एसी चला लिया, हमें बीमारियाँ हुई तो हमने नई नई टेक्नोलॉजी को खोज लिया, ठीक है ना। तो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और इसके जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा ये हमसे व्यवहार करवाना चाहती है। अगर हम इंडिया की आदमी की बात करें, इंडिया में हम लोग बात करते हैं जैसलमेर की, जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में है, और एक बात करते हैं न्यूयॉर्कशायर अमेरिका की, तो उसका इंटरेक्शन जो है अर्थ के साथ में वो अलग तरीके का है। जैसलमेर में रहने वाले आदमी का इंटरेक्शन अर्थ के साथ अलग तरीके का है। एक आदमी तमिलनाडु में रहता है, एक ह्यूमन, और एक रहता है साइबेरिया में। इन दोनों का इंटरेक्शन अलग अलग है। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी ही अडेप्टेबिलिटी होगी, वैसा ही इंसान इंटरेक्शन करेगा। जैसे अगर हम बात कर लें तो कुछ शहरों में पेड़ बहुत कट जाते हैं, और राजस्थान के अंदर कुछ जगह ऐसी है, उत्तराखंड में कुछ जगह ऐसी है, या हम इंडिया की बात कर लें तो हम लोग पेड़ों को पूजते भी हैं। हम नदियों को भी माँ मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, और कुछ जगह उनको माँ नहीं माना जाता। तो ये इंटरेक्शन है हमारा, किसके साथ में? मदर नेचर के साथ में। दे द टू ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, द फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात कर लें तो एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, माउंटेन, हिल्स, ये ओशियन, ये सब के सब फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बातचीत कर लें तो इस ह्यूमन ज्योग्राफी में सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी, लेजर ज्योग्राफी, ये सब के सब ह्यूमन ज्योग्राफी में आते हैं। मतलब इन टूल्स के जरिए जो हम एनवायरनमेंट के साथ में जो डे टू डे डील करते हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है। चले, तो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी, मैप साइंस, ये सब आपस में मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट जो ह्यूमन है वो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ इंटरेक्शन करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ इंटरेक्शन करता है, और इन सबको समझने के लिए वो मैपिंग भी करता है। अगर उसको मान लो कि किसी इंसान को जो है वो पानी के बारे में जानना है कि ओशन जो है उसके अंदर कितना सोडियम क्लोराइड है, कितना मैग्नीशियम है, तो उसको केमिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। सिंपल है, ठीक है ना। अगर उसको फास्फोरस साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल या कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल समझना है तो उसको इकोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर उसको रॉक्स वगैरह के बारे में जानना है तो उसको जियोलॉजी की तरफ जानना पड़ेगा। अगर उसको वेजिटेशन के बारे में जानना है उसको जियोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा। अगर उसको जूलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर उसको एनिमल्स के किंगडम्स के बारे में जानना है। ह्यूमन ज्योग्राफी में सोशियोलॉजी, ठीक है ना, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, इंसान कब आया, कब पैदा हुआ, क्या रेस थी इसकी, ठीक है ना। और इन सब के साथ में वो मैपिंग भी करेगा। विजुअल आर्ट्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। अब अमेरिका का देखा नक्शा अपन ने, अब जब पूरी दुनिया बनी तो हमें थोड़ा होता था अमेरिका कौन सा और इंडिया कौन सा है। जब ह्यूमन रेस डेवलप हुई, इनका एवोल्यूशन हुआ, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हुए, तो हमने मैपिंग के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, जीपीएस के थ्रू हमने मैप्स वगैरह बनाए, उन्हें मेंटेन किया, और हम इस पे एडवांस लेवल पर हैं। तो आपस में ये एक मिली जुली स्टडी है इन सब की, ठीक है। चले नेक्स्ट। द फिजिकल ज्योग्राफी डील विद द फिजिकल फीचर्स ऑफ द माउंटेन, प्लेन्स, वैली, प्लेटू, एटमॉस्फेयर, ओशन। माउंटेन मतलब पर्वत, प्लेन्स मतलब मैदान, ठीक है ना, वैलीज मतलब घाटियाँ, प्लेटू मतलब पठार, एटमॉस्फेयर मतलब चारों तरफ का जो वातावरण है अपना, ठीक है ना, जो लेयर्स हैं अपनी, ओशंस एक्सेट्रा। ह्यूमन ज्योग्राफी डील अबाउट द मेन काइंड स्पेस्ड ओवर द सर्फेस एंड अर्थ एंड देयर एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में बहुत से सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये सब है। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी है। चले भाई आगे चलते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक है सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और एक है रीजनल ज्योग्राफी। अगर हमें किसी एक डिपार्टमेंट की स्टडी करनी हो तो हम इसे सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इसे स्टडी करेंगे, उसके अंडर स्टडी करेंगे। लेकिन हमें अगर किसी एरिया की अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में स्टडी करनी है, मान लो कि हम एक सिस्टमैटिक ज्योग्राफी की बात करें तो हमें जो है वो केवल और केवल एग्रीकल्चर एक्टिविटी जाननी है, केवल एग्रीकल्चर एक्टिविटी जाननी है, तो हम सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के थ्रू जो है वो स्टडी कर लेंगे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है, कितने तरह के एग्रीकल्चर पैटर्न्स हैं, ठीक है ना, कितनी तरह की जो है वो यहाँ पर जो है वो क्रॉप्स ली जाती हैं, ठीक है ना, कौन कौन से वेदर कंडीशंस हैं और कौन कौन से वेदर कंडीशन में कौन कौन सी एग्रीकल्चर होती है, कितना प्रोडक्शन होता है, कितना एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है। और रीजनल ज्योग्राफी में क्या होगा, एक मान लो पर्टिकुलर रीजन है और उस रीजन को मान लेते हैं कि हम एक रीजन है JNK, जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जाननी है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी जाननी है,
ठीक है ना, साथ में यहाँ का क्लाइमेट भी जानना है हमको, ठीक है ना, साथ में यहाँ पर जो है हमें डेमोग्राफी, यहाँ की पॉपुलेशन जाननी है, तो उसे रीजनल ज्योग्राफी कहेंगे। तो दो तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी स्टडी अबाउट ए मैन एंड हिज नेचर एनवायरमेंट, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, चले आगे स्टडी करते हैं इसकी। तो नेक्स्ट जो है वो है जर्मन जोग्राफर डिस्क्राइब स्टेट एंड कंट्री इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जर्मन जोग्राफर ने हमको समझाया, ठीक है ना, कि स्टेट और कंट्री जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। ह्यूमन जोग्राफी में जो हम स्टडी करते हैं स्टेट, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट्स की, तो वो अपने आप में वहाँ पर नेटवर्क ऑफ रूट्स होता है, रेलवेज, वाटरवेज है, ठीक है ना। इन सबको हमने आर्टरी ऑफ द सर्कुलेशन कहा। हमने इसको जो है वो एक तरीके से ह्यूमन बीइंग के नेचर से और उसकी डेफिनेशन से कनेक्ट किया कि स्टेट और कंट्री, जैसे हम कहते हैं ना कि भारत जो है वो एक टुकड़ा नहीं है, भारत एक युग पुरुष है। मदरलैंड बोलते हैं अमेरिका, यूरोप में भी कि हमारी मदरलैंड है, हम उसको जीवित मानते हैं, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पे नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, इनसे इकोनॉमी चलती है, इनसे सोशल पॉलिटिकल प्रोग्राम्स चलते हैं, कल्चरल रिलीजियस प्रोग्राम्स चलते हैं। इन सब की वजह से जो है वो एक देश एक रह पाता है, उसकी इकोनॉमी बूस्ट होती है, इसलिए इन्हें आर्टरी ऑफ सर्कुलेशन कहता है। जैसे हमारे खून बहता है ना आर्टरीज के थ्रू शरीर के अंदर, वैसे ही जैसे एग्जाम्पल हमने कई सारे अपने वर्ड्स को अर्थ से कनेक्ट कर दिए इंट्रैक्शन करने के लिए। जैसे हमने कहा फेस ऑफ अर्थ, फेस इंसान का होता है, लेकिन अर्थ को समझने के लिए हमने कहा फेस ऑफ अर्थ, आई ऑफ द स्ट्रोम, ठीक है ना। आपने कहा तूफान की आंख, जहाँ शांति होती है उसे कहते हैं तूफान की आंख, ठीक है। माउथ ऑफ द रिवर, जहाँ रिवर अपना पानी किसी बे में, किसी गल्फ में, किसी ओशन में, किसी सी में, किसी लेक या पाउंड में डिपॉजिट करती है, उसे कहते हैं माउथ ऑफ। तो हमने उस माउथ से कनेक्ट कर दिया, इंट्रैक्शन कर रहे हैं हम। आप ये देखो कि ह्यूमन जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन कर रहा है, और उसने जो शब्द बना लिए, उसने जो वॉकैब बनाई, उससे उन कंडीशंस को डील कर रहा है। अर्थ को देखा था फेस ऑफ अर्थ, ये फेस ऑफ अर्थ है भाई, ठीक है ना। आई ऑफ द स्ट्रोम, तूफान की आंख होती है, अगर आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, स्ट्रोम, साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, टाइफून्स वगैरह पढ़े होंगे, तो उनमें आई होती है, ठीक है ना। माउथ ऑफ द रिवर, जहां रिवर अपना पानी डिपॉजिट करती है किसी सी, ओशन या किसी गल्फ या बे में, उसे माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं, जो कि रिवर का एंड पॉइंट होता है। स्नॉट ऑफ ग्लेशियर, जो ग्लेशियर का एंड पॉइंट होता है उसे स्नॉट, नॉइस ऑफ ग्लेशियर कहते हैं, जहाँ से फिर बाद में पानी निकलना शुरू होता है। नेक ऑफ द एस्थमस, ठीक है ना, जो जलडमरू होता है, ठीक है ना, उसे एस्थमस कहता है, और नेक ऑफ द एस्थमस, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर भी पानी है और यहाँ पर भी वाटर है, दोनों तरफ वाटर है। जैसे हम एक छोटा सा नक्शा बना करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर अंडरस्टैंड करना हो, उसको बहुत ही सिंपली अंडरस्टैंड करना हो, बहुत ही सिंपली अगर अंडरस्टैंड करना हो इसको, तो हाँ ये बस तो कर लेते हैं अपन। ठीक है, एक मिनट रुकना, इसको साफ कर लेते हैं अपन, इसको दूसरे नक्शे से समझाते हैं। ऐसे ये इस्तमस है, ठीक है ना। यहाँ पर भी वाटर बॉडी, यहाँ पर भी वाटर बॉडी है, तो इनको कनेक्ट करने वाला जो ये पार्ट है, ठीक है ना, इससे हमने नेक ऑफ द, एक गर्दन की तरह है ना, ऊपर जो है नॉर्थ अमेरिका है और नीचे जो है वो साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर पनामा कैनाल है, ठीक है ना। इससे बोलेंगे नेक ऑफ इस्तमस, ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसे बोलेंगे प्रोफाइल ऑफ सॉइल, एक इंसान का प्रोफाइल होता है, वैसे सॉइल का भी प्रोफाइल होता है, 4 लेयर्स है, ठीक है ना, कितने टाइप की है, अलुवियल सॉइल है या बैक सॉइल है। तो हमने बहुत सारे अपने वर्ड्स से अर्थ को समझने के लिए, इसे इंट्रैक्शन करने के लिए अपन ने बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो अर्थ को दिए और उसको समझने की कोशिश की, ठीक है। चले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मन जोग्राफर ने जो है वो स्टेट एंड कंट्री को कैसे डिस्क्राइब किया। अगर हम बात करें स्टेट और कंट्री को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में, ठीक है ना, क्योंकि ये जीवित माना गया है उनको। और जीवित क्यों माना गया है? क्योंकि हमने रोड नेटवर्क, रेलवे, वाटरवेज को हमने क्या बोला है, आर्टरी ऑफ सर्कुलेशन, क्योंकि पूरा का पूरा देश जो है इनके थ्रू ही ट्रेवल करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, सब एक्टिविटी इनके थ्रू ही होती है। और बहुत सारी नेचुरल फिनोमिना को हमने अपने वॉकेब से वर्ड देकर उनको समझने की कोशिश की है, इसे कहते हैं इंट्रैक्शन, ठीक है ना। अब कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ डेफिनेशंस हैं
और इन डेफिनेशन के थ्रू जो है कुछ जो जोग्राफर्स थे, ठीक है ना, कुछ जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की। रेड्जिल थे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। ह्यूमन जोग्राफी इज ए सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। तो उन्होंने बताया कि ह्यूमन जोग्राफी क्या है, एक सिंथेटिक स्टडी है, ठीक है ना। सिंथेटिक स्टडी का मतलब सिंथेसाइज करना, ठीक है ना, पर्टिकुलर किसी चीज़ को सिंथेसाइज करके जो है उसकी स्टडी करना, उसको सिंथेटिक स्टडी कहते हैं, है ना। कि हम लोग जो है लेवल वाइज स्टडी कर रहे हैं, हर एक चीज़ की हमने स्टडी की है, इसे सिंथेटिक स्टडी कहते हैं, ठीक है ना, ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सोसाइटी। द सिंथेसिस हैज़ बीन द एम्फेसाइज इन द अबाउट द डेफिनेशन। तो एम्फेसाइज किया गया सिंथेटिक वर्ड को, ठीक है, सिंथेसाइज स्टडी, ठीक है ना, खोजबीन करके, ठीक है ना, संश्लेषित करके हमने इन चीज़ों को समझा है, ठीक है ना। The human geography is a study of the changing the relationship between the unresting man and unstable earth। बिल्कुल सही है। अर्थ जितनी अनस्टेबल हुई, मैन उतना ही अनरेस्टिंग हुआ। कैसे? जब प्राइमेटिव कल्चर की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं लिएंडरथल की, हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो जब पहली बार उस बंदर पर पानी पड़ा तो घबरा गया वो, और जाकर के किसी शेल्टर, किसी गुफा में, केव में छुप गया। केव में छुपते उसको समझ में आया कि अच्छा, इस बारिश से मैं केव से बच सकता हूँ। तो अब दिमाग की बत्ती जग रही है उसकी, ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो अनस्टेबल है। एक बार भूकंप आया और उसको लगा कि यार इससे तो मर सकता हूँ मैं। एक बार जंगल में आग फैल गई फ्रिक्शन की वजह से पेड़ों के अंदर, और उसको लगा कि इस आग से बचने के लिए मैं क्या क्या करूँ। साथ में ही जब उसने दो पत्थरों को भिड़ाया और आग लगी, तो उसको पता चला कि इस आग से मैं अपने आप को जंगली जो जानवर एनिमल्स हैं खतरनाक, उनसे बचा सकता हूँ। उसको पता चला कि पत्ते पहनने की वजह से वो कई सारे मौसमों से बच सकता है, गर्मी से, सर्दी से, अलग अलग इम्पैक्ट से वो बच सकता है। तो जितनी ज़्यादा अनस्टेबल अर्थ होती चली गई, उतना ही अनरेस्ट मैन होता चला गया, और उसने नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की। तो एलन सी शैम्पेल जो है वो क्या बताते हैं, द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे क्या कहते हैं, उसे ह्यूमन जोग्राफी कहते हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियाँ थी, प्लेग फैलती थी, लेकिन अब प्लेग का हमने इलाज कर दिया। चेचक था, चेचक का हमने इलाज कर दिया। मलेरिया का इलाज कर लिया। बहुत सारी, कोरोना आया और हमने कोरोना की वैक्सीन जो है वो ढूंढ ली, ठीक है ना, या उससे आज हम जो है वो कोरोना बहुत ना के बराबर रह गया। हम नई नई टेक्नोलॉजी विकसित की। जैसे जैसे हमें अर्थ ने, जैसे जैसे हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट ने हमें चैलेंजेस दिए, मदर नेचर ने हमें चैलेंज दिए, उन चैलेंज को एक्सेप्ट किया ह्यूमन ने, और वो अनरेस्ट रहा। कुछ ना कुछ नया उसने जो है वो इनोवेशन किया और अपने आप को इस अर्थ पे बचाए रखा, ठीक है। द डायमेनिज्म इन द रिलेशनशिप इन द कीवर्ड ऑफ द शैम्पेल्स। तो डायमेनिज्म क्या होता है कि जैसे जैसे उसके सामने कंडीशन आई, उन्होंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उस कंडीशन या उस चैलेंज के जैसे उसने नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर ली। इसे कहते हैं डायनामिक पर्सनैलिटी है। डायनामिक पर्सनैलिटी क्या होती है? कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, इंसान अपने आप को संभाल लेता है, उसे कहते हैं डायनामिक पर्सनैलिटी। तो ये डायनामिज्म जो है वो इंसान ने दिखाया। अर्थ जितनी ज़्यादा अनस्टेबल हुई, इंसान उतना ही अनरेस्ट हुआ, और उसने नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करता चला गया, ठीक है। चले आगे है द conceptions resulting from the more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relation between the living beings which inhabited। पॉल विडाल डी ब्लांका, इन्होंने ये बताया कि इंसान जो है उसने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में जो है वो इंट्रैक्शन किया, ठीक है ना, और उसने नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित की, और वो उस द फिजिकल लॉ गवर्निंग आवर अर्थ ऑफ द रिलेशन बिटवीन द लिविंग बीइंग विच इनहेबिटेड। तो हमारी इस पूरी अर्थ को जो है वो फिजिकल लॉ जो है गवर्न करती है। अर्थ का रोटेट होना, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, तूफान का आना, ठीक है ना, ये हमारी जीवन को गवर्न करता है, हमें सरप्रेस करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग नए नए जो हैं वो न्यू कंसेप्शन जो है, नई नई टेक्नोलॉजी जो है उनको हम क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। इसमें रेडजेल है, ठीक है ना, इसमें एलन सी शैम्पेल है, और विडाल डी ब्लांका है। रेडजेल जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ मदर नेचर को बताता है, इसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। साथ में ही जो है आपके ब्लांका, ठीक है, ब्लांका जो है वो बताते हैं पॉसिबिलिज्म को। पॉसिबिलिज्म मतलब जितने थ्रेट एनवायरनमेंट ने हमें दिए, हमने नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया, ठीक है ना, उसे पॉल विडाल डी ब्लांका ने समझाया, ठीक है। चले भाई, ओके। अब नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी,
क्या है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। ये ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने का एक मेथड है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी अबाउट द इंटर रिलेशन बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट है, तूफान आते रहते हैं, मौसम बदलता रहता है, और इसके हिसाब से ही हम अपने आप को ढालते रहते हैं, ठीक है ना। इसके हिसाब से हम खाते हैं, हमारी फूड हैबिट्स होती है, हमारी क्लोथिंग हैबिट्स होती है, हमारे शेल्टर्स, हमारे घर इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, ठीक है ना, हमारी सोशल बिहेवियर एक्टिविटीज़ इसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो है उनको डेवलप कर लिया। ह्यूमन बीइंग्स थ्रू द म्यूचुअल इंटरेक्शन विद द ईच अदर, ठीक है। ये नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी है। चले, अब अगर हम बात करें, उसको हम यहाँ देख रहे हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसको अगर हम देखें, ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। शुरुआत के अंदर अगर हम प्राइमेटिव सोसाइटी की बात करें तो इंसान ने नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। अगर हम बात कर लें ट्राइबल्स ग्रुप की, बहुत सारे आज भी है। अगर हम देखें कि हम पेड़ों को पूजते हैं, हम नदियों की भी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं उनकी। कई लोग सुबह उठने से पहले धरती पे जब पैर रखते हैं तो सबसे पहले धरती पे हाथ लगा करके उसे छूते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो सुप्रीमेसी ऑफ मदर नेचर को जानते हैं। लेकिन समय बढ़ने के साथ में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती चली गई, शुरुआत में तो नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन हुआ, लेकिन बाद में ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर हो गया। इंसान ने टेक्नोलॉजी को डेवलप करके और नेचर को सरप्रेस करने की कोशिश की, ठीक है। तो क्लासिकल ये फिनोमिना है, और ये जो है ये मदर नेचर की सुप्रीमेसी दिखाती है, किस प्रकार से इंसान ने मदर नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया ना। द मैन इंटरेक्ट विद द नेचर विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजीज, है ना। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट वॉट ही क्रिएट बट दैट वॉट टूल्स ही यूज टू क्रिएट, ठीक है, ओके। द टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट society. The understanding the nature of helps to the create a technology. The interaction between the primitive society and nature is called the environmental determinism. हमने पेड़ों को पूजा, हमने नदियों को पूजा, उनके पानी का इस्तेमाल उसी तरीके से किया, हमने फ्रिक्शन के थ्रू जो है वो आग पैदा कर ली, ठीक है ना। हमने इस अर्थ को देखते हुए हमारी चारों तरफ टेक्नोलॉजी विकसित की। हमने बारिश से और सर्दी से बचने के लिए घर बना लिए, क्योंकि केव्स थी वहाँ बनी हुई पहले से, उनको देख के हमने घर बनाए, ठीक है ना। हमने अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए हमने जंगलों से हमारे जो है वो फूड हैबिट्स को, ठीक है ना, कंप्लीट किया। हमने जानवरों का शिकार किया और हमारी क्लोथिंग नीड्स को हमने फुलफ़िल किया, ठीक है ना। और उसके हिसाब से हमने टेक्नोलॉजी विकसित की बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए। इसलिए इसे कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, या मैं यूं कह दूं नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन। इसमें हमने मदर नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाया और मदर नेचर के अकॉर्डिंग हमने नई नई टेक्नोलॉजी जो है उनको डेवलप किया, सिंपल टेक्नोलॉजी को हमने डेवलप किया, ठीक है। चले, अब नेक्स्ट ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर, जिसे पॉसिबिलिज्म कहते हैं। हमने मदर नेचर से सीखा और हमने इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, जैसे हमने एटॉमिक बम्स बना लिए, हमने बड़ी बड़ी बीमारियों की मेडिसिन्स बना ली, हमने डीएनए आरएनए को खोज लिया, हमने जेनेटिक जो है वो मेडिसिन्स बना ली। साथ में हमने जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कंडीशन, साइबेरिया में रहने के लिए जो है वो गर्म मकान बना लिए। इंडिया से साइबेरिया जाने के लिए हमने जो है वो प्लेन बना लिए, ठीक है ना। तो हमने नेचर का ह्यूमनाइजेशन कर दिया, हमारे अकॉर्डिंग इसको ढाल लिया, इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और इससे नेचर को नुकसान पहुंचा बाद में, ठीक है ना, खास करके पॉल्यूशन के थ्रू, ओके। तो बात कर लेते हैं, विद द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी पीपल अंडरस्टूड द नेचर वेल, दे मूव फ्रॉम द स्टेट ऑफ द नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ द पॉसिबिलिटीज, है ना। स्टेट ऑफ द नेसेसिटी से स्टेट ऑफ द पॉसिबिलिटी से क्या कुछ नया कर सकते हैं, जरूरत नहीं थी, उसके बाद भी नई नई टेक्नोलॉजी विकसित की, ठीक है। द ह्यूमन एक्टिविटी क्रिएटेड ए कल्चर लैंडस्केप, सो इट्स कॉल्ड अ पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म मतलब हमने मदर नेचर को सप्रेस किया, यहां पर ह्यूमन की सुप्रीमेसी है। नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन के अंदर नेचर की सुप्रीमेसी थी, हमने मदर नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को डाला, और यहां पर हमने नेचर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, ठीक है, ओके। अंडरस्टैंड ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द हीट एंड हेल्प डिस्कवर द फायर, अंडरस्टैंड द डीएनए हेल्प द एरिडिकेट द डिजीजेस, हमने नई नई जेनेटिक मेडिसिन बना ली। लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स हेल्प द डेवलप द फास्ट प्लेन्स, ठीक है ना। एरोडायनेमिक्स, ठीक है ना, नॉट थर्मो इज द एरोडायनेमिक्स, इज द एरोडायनेमिक्स is the aerodynamics help that develop the fast planes. The knowledge about nature is extremely important to develop the technology, and technology loosen the shackle of the environmental on human being, ठीक है ना। तो हमने extremely
जो है टू डेवलप द टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लूजन द शेकल्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इस नेचर इसी जो हमने नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की और नेचर को अपने अकॉर्डिंग हमने चेंज करने की कोशिश की, इससे नेचर को नुकसान भी हुआ। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात अगर हम कर लें यहाँ पर आकर के, ठीक है ना, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि मदर नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, उसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, उसे रेड जेल ने दिया, ठीक है। क्या है इसमें? इट इज़ अ टाइप ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द प्राइमेटिव ओल्ड सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ द नेचर, ठीक है ना। इंटरेक्शन बिटवीन द प्राइमेटिव ओल्ड सोसाइटी जो जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, ठीक है ना, और ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ द नेचर, ठीक है ना, इनके बीच में जो संबंध था और उसके अकॉर्डिंग ही इंसान ने अपने आप को ढाल लिया शुरुआत के अंदर, उसे कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसमें सुप्रीमेसी ऑफ नेचर है कि नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढलना है, ठीक है। इट्स नोन ए एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ह्यूमन एक्टिविटी एट द स्टेज ऑफ द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, द व्हेन द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो, द ह्यूमन एक्टिविटी वाज डिटरमाइंड कंप्लीटली बाय द नेचर। टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी नहीं, लकड़ी के हथियार थे, पत्थरों के हथियार थे हमारे पास में, आग लगाने के लिए पत्थरों को घिसना पड़ता था, हम लोग जो है वो झोपड़ियों में रहते थे, केव्स में रहते थे, और हमारी फूड हैबिट्स के लिए, इन सब के लिए हम लोग जंगलों पर निर्भर करते थे, ठीक है ना। तो बहुत ही लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी था, ठीक है ना। इन ओल्डन डेज द मैन स्टार्टेड द वर्शिप ऑफ द नेचर, है ना। बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, हे भगवान बारिश को बंद कर दो, बारिश नहीं आ रही है भगवान बारिश कर दो। कोई बीमारी फैल गई तो हम लोग झाड़ा देते थे, है ना, धुआं करते थे, मदर नेचर को याद करते थे। आज भी करते हैं हिंदू वर्शिप में, तो आज भी जो है वो मदर नेचर को माना जाता है, और सारे में तो मदर नेचर को नहीं मानते हैं अगर हम ईसाई या मुस्लिम धर्म में जाएं। लेकिन हिंदू जो सनातन है वो आज भी अपनी नदियों को पूजता है, अपने पेड़ों को पूजता है, केले की पूजा करते हैं लोग, शमी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो इस पानी की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, ठीक है, वर्शिप द नेचर, और उसके अकॉर्डिंग ही वो चला, ठीक है। बता चुका हूँ मैं, पॉसिबिलिज्म जो है उसके अंदर एनवायरनमेंट को सप्रेस किया और नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। द पीपल बीन टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड देयर फोर्सेज ऑफ द नेचर विद द पैसेज ऑफ द टाइम, ठीक है ना। दे क्रिएटेड द पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ओबीडिएंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। द मैन स्टार्टेड डेवलप टेक्नोलॉजी एंड मॉडिफाइड द नेचर। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर साइबेरिया में -50 टेम्परेचर है, लेकिन उसने एक अच्छा सा घर बना लिया आलीशान वहाँ पर, और वो गर्म रहता है, और उस घर के अंदर सभी फ्रूट्स और सभी वेजिटेबल्स वगैरह की सप्लाई हो जाती है, प्लेन से वेजिटेबल आ जाता है, सप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। उसने हिट कर दिया नेचर को, ठीक है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल द हेल्थ रिसोर्ट्स, हाईलैंड्स, अर्बन स्प्रॉल्स, शहरी क्षेत्र, पॉशर लैंड्स, प्लेन एरियाज, सी पोर्ट्स, कोस्टल एरियाज एंड सैटेलाइट्स, ये सब उसने डेवलप कर लिए अपनी सुविधाओं के लिए, ठीक है ना। अब उसको फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसलमेर है, ठीक है ना, 50 डिग्री टेम्परेचर है गर्मियों के अंदर, हीट वेव चल रही है, लेकिन अच्छे अच्छे घर बने हुए लोगों के पास में AC सिस्टम्स लगे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाहर क्या हो रहा है। मदर नेचर दिखाती रहो हीट वेव गर्मी, लेकिन आराम से बढ़िया चल रहा है। और अगर लाइट चली गई है तो उसका जनरेटर ऑन कर लेगा वो। इसे कहते हैं सप्रेस करना, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया, ठीक है ना, और उन्होंने बिल्डिंग्स ऐसे बना ली कि भूकंप पे नहीं गिरेंगी, सप्रेस कर दिया मदर नेचर को, ठीक है ना। लेकिन इसी पॉसिबिलिज्म के ज़रिए क्या हुआ कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैला, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, और उससे जो है जो भी उससे रॉ मटेरियल जो भी उससे बचा हुआ निकला या रॉ मटेरियल, उससे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हुआ। और उस एनवायरनमेंट का जब नुकसान हुआ तो फिर मदर नेचर ने अपना प्रकोप दिखाया, जैसे कि हीट वेव, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, और उसकी वजह से मौतें हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, क्योंकि मदर नेचर को हमने बहुत ज़्यादा इसका शोषण किया, ठीक है ना। और अब वो हीट वेव, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, भूकंप, लैंडस्लाइडिंग, सुनामीज, ये सब आजकल ये ज़्यादा आती हैं क्योंकि हमने मदर नेचर को जो है वो डिस्टर्ब किया है। नियो डिटर्मिनिज्म ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ये मिडिल पाथ है बच्चों। मिडिल पाथ कैसे? ये कहता है कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को भी मानो, ये कहता है पॉसिबिलिज्म को भी मानो, ये कहता है दोनों को मानना है आपको, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। इसे कहते हैं ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिससे कि मदर नेचर को नुकसान ना पहुंचे। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को भी मान लिया, और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना है तो पॉसिबिलिज्म को भी मान लिया। तो नियो डिटर्मिनिज्म जो है वो मिडिल पाथवे है, मध्यम मार्ग है इन बिटवीन द पॉसिबिलिज्म एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, कि हम इन दोनों को साथ रखें और ग्रीन एनर्जी कहते हैं ना, वो
नियो डिटर्मिनिज्म है कि जिससे कि एनवायरनमेंट भी बचे, मदर नेचर भी बचे और साथ में नई टेक्नोलॉजी डेवलप भी हो जाए जिससे इंसान भी बचा रहे। इज अ मिडिल पाथवे बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द स्कॉलर ग्रिफ्थ टेलर। ये पूछता है एग्जाम में बच्चों, ही इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट बिटवीन द टू आइडियाज, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। इट मीन्स दैट द ह्यूमन बीइंग कैन कंकर इन नेचर बाय द ओबेइंग इट। क्या बढ़िया बात रखी है कि कंकर कर सकता है लेकिन उसको मानते हुए, है ना। जैसे कि उसको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो सोलर पावर से एनर्जी ले ले वो अपना, ठीक है ना, विंड पावर से अपनी एनर्जी ले ले, क्लीन एनर्जी ले ले, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी पूरी हो गई और थर्मल पावर स्टेशन या एटॉमिक पावर स्टेशन जो नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं वो नुकसान भी नहीं होगा। हमें कार चलाना जरूरी है क्योंकि हमें ट्रेवल करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन करना है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रिक कार चलाएं। तो कम से कम फ्यूल से जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन से जो नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा। हमें एरोप्लेन चलाना है, एरोप्लेन से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ओजोन लेयर वगैरह को, तो क्यों ना हम ग्रीन प्लेन्स चलाएं, बैटरी से चलने वाले प्लेन्स चलाएं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले प्लेन्स चलाएं, ठीक है ना। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे कि मदर नेचर को नुकसान ना हो। इसे कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो। अब इसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म क्यों कह रहा है? आपने सोचना, आपने कभी देखी होगी लाल बत्ती, आप लोग ट्रेवल करते होंगे तो आपने देखा होगा एक लाल बत्ती होती है और ग्रीन लाइट होती है और एम्बर यानी येलो लाइट होती है। रेड लाइट पे रुकना होता है, ग्रीन लाइट पे चलना होता है, ग्रीन लाइट के बाद एम्बर होती है येलो, येलो के बाद होती है आपकी कौन सी लाइट हो जाती है आपके रेड लाइट। एम्बर मतलब होता है रुक जाओ, ठीक है ना, वेट कर लो, ठीक है। जब रेड लाइट होती है हम रुक जाते हैं। तो जब नेचर सिग्नल दे आपको रेड लाइट का, नेचर बोले कि बस, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सब लोग बात कर रहे हैं कि यार पेड़ लगाओ, मतलब नेचर जो है वो लगातार आपको साइन दे रही है कि भाई सब बर्बाद हो जाएगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ़ पिघल जाएगी, बहुत सारे शहर डूब जाएंगे, सुनामी, तूफान, साइक्लोन्स, ये सब आने वाला है। तो क्या करना चाहिए हमको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, हमें बहुत सारे पेड़ लगाना चाहिए, हमें इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो मतलब ये है कि जब नेचर कहे रुक जाओ तो रुक जाना चाहिए, और जब नेचर ग्रीन लाइट दे तो फिर नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचर। हमें नेचर को कनकर करना है लेकिन उसको मानते हुए, नहीं तो क्या हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं स्टॉप एंड गो, कि जब नेचर आपको बोले कि चलो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करो तो कर लो, और जब नेचर आपको जैसे हीट वेव हो रही है, इस बार सब लोग कह रहे हैं पेड़ लगाओ, तो मतलब नेचर जो है वो आपको लगातार आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि भाई हीट वेव फैल रही है तो तू पेड़ लगा ले, पेड़ लगा लेंगे तो हीट वेव खत्म हो जाएगी, एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल एंड देन द प्रोसीड इन देयर परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट व्हेन नेचर परमिट द मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। जब नेचर आपको परस्यूट करने के लिए बोले तो आप परस्यूट करो, जब नेचर आपको रुकने के लिए बोले तो रुक जाओ। इट मीन्स द पॉसिबिलिटी कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स विच डू नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट। तो आपको पॉसिबिलिटीज के अंदर ही ग्रीन एनर्जी, जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी जिससे मदर नेचर को कोई नुकसान ना पहुंचे, वही न्यू डिटर्मिनिज्म है। भाई एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में तो आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं लेकिन सिंपल टेक्नोलॉजी, और पॉसिबिलिज्म में आप बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिससे कि आप नेचर को नुकसान हो। लेकिन न्यू डिटर्मिनिज्म क्या है? एक मिडिल पाथवे ग्रिफ्थ टेलर का दिया हुआ, जिसमें हमें नेचर को मानते हुए टेक्नोलॉजी विकसित करनी है, और इसे स्टॉप एंड गो भी कहते हैं। जब नेचर बोले रुकने के लिए तो रुक जाओ, और जब नेचर बोले जाने के लिए तो निकल लो। निकल लो का मतलब नई जो है वो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लो, ठीक है ना। देयर इज नो फ्री रन विदाउट द एक्सीडेंट्स, नहीं तो एक्सीडेंट तो होने ही होना है, फिर भी होने एक्सीडेंट्स तो, ठीक है ना। रेड लाइट से एक्सीडेंट तो रुकेंगे नहीं ना, ग्रीन लाइट से, ठीक है ना। तो नेचर के अंदर घटना जो है वो तो होंगी, सुनामी भी आएंगी, जो ज्वालामुखी है वो एक्सप्लोजिव होंगे, तूफान भी आएंगे, लेकिन इनके नुकसान को कम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट शुड नॉट कॉज एनी ओजोन लेयर डिप्लीटेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड। जैसा मैंने बताया आपको ना, डेवलपमेंट शुड नॉट कॉज एनी ओजोन लेयर डिप्लीटिंग, है ना। तो हमें ऐसे डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे ओजोन लेयर का जो है वो डिप्लीटेशन ना हो, ग्लोबल वार्मिंग और डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड ना हो। हमें ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए, है ना, ठीक है ना। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करनी चाहिए जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचे और इससे अर्थ के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे। अब डिफरेंट थॉट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है ना। डिफरेंट थॉट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बातचीत कर लें यहाँ पर बच्चों, और डिफरेंट थॉट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने का एक तरीका, इसे कहते हैं
डिफरेंट थॉट ऑफ स्कूल कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हम वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, हम रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, या बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। जैसे मेरा शरीर है, आप मुझे मेरी बिहेवियर की स्टडी कर सकते हो कि सर का बिहेवियर तो ऐसा है, वो मेरी बिहेवियर स्टडी होगी। शरीर, सर के आंखें नाकें कैसी हैं, तो कि मैं स्मार्ट दिखता हूँ कि नहीं दिखता, तो वो मेरी एक स्टडी का तरीका है। मेरी स्पिरिचुअलिटी कैसी है, ठीक है ना, मेरी फिलॉसफी कैसी है, मेरा अध्यात्म कैसा है, मेरा दर्शन कैसा है, उस पर आप जो है वो मेरी स्टडी कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। साथ में ही मेरे शरीर में कितने हाथ, कितने पैर, कितने नाक, कितने कान हैं, आप बायोलॉजिकल भी मेरी स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। या मैं कहाँ से आता हूँ, मेरी जोग्राफिकल स्टडी भी कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी हो सकती है मेरे पर। ऐसे ही जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी जो है, उसके भी डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट ऑफ स्कूल्स हैं, और उसमें वेलफेयर है, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स है, और बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट है। वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में हम ह्यूमन जोग्राफी की स्टडी करते हैं कि लोगों के पास घर है कि नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन जोग्राफी की स्टडी करते हैं, ठीक है। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मार्क्सिस्ट थ्योरी है, ये कार्ल मार्क्स ने दी थी। इसके अंदर हम ह्यूमन जोग्राफी की स्टडी करते हैं कि कितनी गरीबी फैली हुई है, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सोशल इक्वालिटी, कितना भेदभाव है लोगों के अंदर, उसके बेस पे हम जो है वो ह्यूमन जोग्राफी की स्टडी करते हैं। साथ में ही बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट जो है, उसमें हम इंसान अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से क्या सीखता है, अपने सोशल एनवायरनमेंट से, ठीक है ना, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट जो सीखता है, उसके बेस पर हम लोग जो है वो जोग्राफी की स्टडी करते हैं। तो इट लेड ग्रेट emphasis on the experience and also on the perception of the space by the social category based on ethnicity, race and religion। उसका रिलीजन क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका सोशल कल्चर एनवायरनमेंट कैसा है। तो 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, वेलफेयर या ह्यूमैनिटीज स्कूल ऑफ थॉट, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट। 3 तरह के थॉट्स हैं भाई, 3 तरह के मैथडोलॉजी ह्यूमन जोग्राफी को पढ़ने की और उनको समझने की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चलो भाई, अब ह्यूमन जोग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम, है ना। अलग अलग टाइम में ह्यूमन जोग्राफी का अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट हुआ। एक इंसान ने दूसरे इंसान को अलग अलग टाइम में जाना, समझा, और फिर नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और एक दूसरे को समझा। द अर्ली थ्री देयर वाज ए लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट सोसाइटी एंड नॉलेज अबाउट ईच अदर वाज लिमिटेड। अगर हम आज से 4000 साल पहले की बात करें तो अमेरिका, यूरोप और यहाँ इंडिया के लोग एक दूसरे को बहुत कम जानते थे, ठीक है ना। नॉलेज भी बहुत कम थी, रूट्स भी बहुत कम पता थे, ठीक है ना। द ट्रेवलर्स एंड एक्सप्लोरर्स यूज्ड टू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एरियाज ऑफ देयर विजिटर्स। अल बरूनी, इब्ने बतूता, मार्को पोलो, ठीक है ना, चाइनीज़ एक्सप्लोरर अल बरूनी हो गया, इब्ने बतूता हो गया, आपके मार्को पोलो, ठीक है ना, ओके। इन सब ने पूरी दुनिया को, कोलंबस हो गया, वास्को डिगामा हो गया, दुनिया के बारे में बताया, ठीक है ना। नेविगेशनल स्किल वर नॉट डेवलप एंड व्योगाज वर फुली डेंजरस। उस समय अगर हम आज से 3-3.5 हज़ार साल पहले जाएं या 2000 साल पहले जाएं, या अगर क्योंकि नेविगेशनल स्किल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो 14वीं सदी 14th सेंचुरी के अंदर जो है डेवलपमेंट हुआ है इसके अंदर, ठीक है। उससे पहले तक देखें तो हम नेविगेशनल स्किल्स हमारी बहुत कमज़ोर थी, ठीक है ना। खास करके जहाज़ नहीं थे पानी के, प्लेन नहीं थे उड़ने के लिए, और जो रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे, बहुत लूटपाट होती थी, ठीक है, ओके। द लेट 50th century witnessed the attempt of the exploration in Europe and slowly myths and mysteries about the country and people started to open up। फिर वास्को डिगामा और कोलंबस ने खोजबीन चालू कर दी, मैगलिन भी निकल गए, ठीक है ना, जिन्होंने मैगलिन संधि की खोज की, इंडोनेशिया वगैरह की खोज हो गई, आपस में लोग एक दूसरे को जाने, बिजनेस बढ़ा, मिथ्स, झूठ जितने भी थे, मिस्ट्रियाँ जितनी भी थी वो दूर हो गई, लोग जागृत हो गए, एक तरह से रहने सा आ गया लोगों में, ठीक है। एंड द कॉलोनियल पीरियड, उसके बाद फिर कॉलोनियल पीरियड, फिर वास्को डिगामा के बाद में बहुत सारी यूरोपियन इंडिया है, और फिर कॉलोनियल पीरियड शुरू हो गया। इनपुट्स एंड फर्दर एक्सप्लोरेशन इन ऑर्डर टू सक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफ द रीजन एंड द ओबिडियंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फिर कॉलोनियल पीरियड के अंदर लोगों, यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे उन्होंने कई सारे कॉलोनीज़ को बसाया। भारत भी जो है वो ब्रिटिश आए, डच आए, फ्रेंच आए, ठीक है ना, पोर्चुगीज़ आए, और फिर यहाँ पर उन्होंने बहुत सारा एक्सप्लोरेशन किया, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है ना, हमें लूटा, ठीक है ना। तो एक पूरी की पूरी एक टाइम ऑफ द कॉरिडोर है जहाँ से ह्यूमन जोग्राफी का डेवलपमेंट हुआ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पर, ठीक है। चले अब द ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट ऑफ द ह्यूमन जोग्राफी, ठीक है ना। पीरियड, अप्रोचेज
ब्रॉड एंड फीचर, ह्यूमन ज्योग्राफी को किस तरीके से डेवलप किया गया अलग अलग टाइम पीरियड में और उन अलग अलग टाइम पीरियड में क्या कुछ किया गया। अगर मैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड की बात कर लूँ, ठीक है ना, अर्ली जब कॉलोनियल पीरियड की शुरुआत के अंदर जब नए नए एक्सप्लोरेशन चालू हुए, ठीक है ना, वास्को डिगामा और कोलंबस के थ्रू, ठीक है ना, और भी बहुत सारे एक्सप्लोरर जो है निकले हैं, तो उन्होंने सबसे एक्सप्लोरर एंड डिस्क्रिप्शन द इंपीरियल एंड द ट्रेड इंटरेस्ट प्रमोटेड टू द डिस्कवर एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू and the encyclopedic description of the area formed an important aspect of the geographical account। तो वास्को डिगामा भारत आया, स्टडी की उसने यहाँ आकर के रास्ता क्या होगा, ठीक है ना, एनसाइक्लोपीडिया उस ज्ञान को सूचीबद्ध किया, उसे लिखा, रिकॉर्ड किया, जाके यूरोपियंस को बताया, ठीक है ना। फिर लेटर कॉलोनियल पीरियड में रीजनल एनालिसिस होना शुरू हुआ कि इंडोनेशिया जो है वो कहाँ है, ठीक है ना, इंडोनेशिया में क्या कुछ खूबियाँ हैं, ठीक है ना, और इंडिया में क्या कुछ खूबियाँ हैं, तो रीजनल एनालिसिस शुरू होगा यहाँ पे, ठीक है ना। द एलिब्रेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रीजन वेयर द अंडरटेकिंग, ठीक है ना, एग्रीकल्चर कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है ना, ठीक है, अंडरटेकिंग द आइडिया वाज दैट ऑल द रीजन्स वर पार्ट ऑफ द होल, ठीक है, लेटर कॉलोनियल पीरियड्स के अंदर द सो अंडरस्टैंडिंग द पार्ट ऑफ टोटलिटी वुड लीड द अंडरस्टैंड द होल, ठीक है। 1930 थ्रू द इंटरवॉर पीरियड, 1930s के अंदर एरियल डिफरेंशिएशन द फोकस ऑन द आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ द रीजन, है ना, किस एरिया की क्या खासियत है, कॉफ़ी कहाँ ग्रो कर सकती है, टी कहाँ ग्रो कर सकती है, साथ के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहाँ लग सकती है, कहाँ कौन सा तरह का रॉ मटेरियल मिल सकता है, ठीक है। और 1950 1960 में स्पाइटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए कंप्यूटर, स्टैटिकल टूल्स, इन सब के थ्रू, फिजिक्स के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू स्टडी करना, ठीक है। तो marked by the use of the computer, sophisticated statistical tools, law of physics were often applied to a map and analysis human phenomena. This phase was called the quantitative revolution. The main objective was to identify the mappable patterns of the different human activities, है ना। एग्रीकल्चर जैसे कि स्टैटिक्स का यूज़ किया, मैपिंग का यूज़ किया, कंप्यूटर का यूज़ किया, फिजिक्स और मैथ्स का यूज़ किया। इंडिया में कितने पार्ट में एग्रीकल्चर होती है, अमेरिका में कौन कौन सी कितने पार्ट में एग्रीकल्चर होती है, कितना प्रोडक्शन होता है, कार्नेल कितना होता है, ठीक है ना, मक्का कितना होता है, बाजरा कितना होता है, गेहूँ चना कितना होता है, ठीक है ना, इनका क्या किस किस क्लाइमेट में होते हैं। तो इस तरह का पूरा मैपिंग करके पूरा स्टैटिक्स के थ्रू पूरा डेटा जो है वो वेरीफाई किया गया इस काल में। 1970 के अंदर इमरजेंस ऑफ द ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल, ये एडवांसमेंट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी था कि इनका मानना ये था कि केवल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, इकोनॉमी, इन सब के थ्रू आप स्टडी मत करो, इससे भी आगे बढ़कर क्या है। तो फिर इन्होंने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग फिलॉसफीज़ के थ्रू जो है ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी की। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, जिसके अंदर हमने हाउस, हेल्थ, इनके थ्रू ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी किया। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो मार्क्सिस्ट थ्योरी थी, इसमें हमने इनइक्वालिटी को देखा, पॉवर्टी को देखा। साथ में बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट जो इंसान अपने चारों तरफ के माहौल से सीखता है, उसके बेस पे हमने स्टडी करना शुरू किया इसमें। The discontent with the quantitative revolution and it's the dehumanized manner of the doing geography led the emergence of the three new school of thoughts। स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब नए नए तरह की ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करने के पैटर्न्स, ठीक है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी इन 1970 ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेड मोर रिलेवेंट टू द सोशो पॉलिटिकल रियलिटी बाय द इमरजेंस, ठीक है, ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट्स कंसल्ट, ठीक है। बॉक्स तो अपन पढ़ ही चुके हैं वो तो। 1990 द पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी, द ग्रांड जनरलाइजेशन एंड द एप्लीबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशंस वेयर क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग इच लोकल कॉन्टेक्स्ट इट्स ओन राइट वाज एम्फेसाइज्ड। लोकल लेवल पर स्टडी होने लगी, एक छोटे छोटे गांव की, एक छोटे छोटे शहर की, उसकी ज्योग्राफी की, उसकी कंडीशंस की। तो और ज़्यादा जो है ज्योग्राफी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। आप गूगल पे किसी गांव का नाम डालो, उसके बारे में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो इसी की वजह से हुई है। तो कुल मिलाकर के ये ब्रॉड स्टेजेस जो थी वो ये थी स्टेजेस। द अर्ली कॉलोनियल पीरियड, लेटर कॉलोनियल पीरियड की बात कर लें 1930, एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक एंड रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर लें, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फील्ड ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है ना, कई सारे फील्ड है। पॉपुलेशन
किसी एरिया की कितनी पॉपुलेशन है, उसकी ग्रोथ क्या है, डेंसिटी क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है ना, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, अर्बनाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोनॉमिक क्या है, कल्चरल लैंडस्केप कैसा है। तो ये इन सब में स्टडी की जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी की। अब यहाँ पर कई सारे ह्यूमन ज्योग्राफी से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, उनके सब फील्ड्स है और उनके सिस्टर डिसिप्लिन्स है। सोशल ज्योग्राफी सबसे पहले तो, अब सोशल ज्योग्राफी के अंदर बिहेवियर ज्योग्राफी आती है, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग आती है, ज्योग्राफी ऑफ द लेजर आती है और कल्चरल ज्योग्राफी आती है, ठीक है ना। साथ में जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और मेडिकल ज्योग्राफी, ये सब सोशल ज्योग्राफी में आती है। सब फील्ड मतलब इसके सब फील्ड, और सिस्टर डिसिप्लिन मतलब इनसे जुड़े हुए मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। सोशल, अगर बिहेवियर ज्योग्राफी की बात कर लें, ठीक है ना, तो इसे सोशल साइंस सोशोलॉजी के अंदर आएगा। बिहेवियर साइंस जो है वो साइकोलॉजी में आएगी। ज्योग्राफी ऑफ द सोशल वेलबींग वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आएगी। ज्योग्राफी ऑफ लेजर सोशोलॉजी में आएगी। कल्चरल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी में आएगी। जेंडर ज्योग्राफी की बात कर लें, सोशल एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड वुमेन स्टडी में आएगी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री में आएगी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है ना, गुप्ता मौर्य के मैपिंग, चंद्रगुप्ता, मुगल टाइम, सल्तनत टाइम, कहाँ फैले हुए थे, कितना एरिया में फैले हुए थे, ठीक है। मेडिकल ज्योग्राफी एपिडेमियोलॉजी में आ गई, बहुत सारी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उनका इलाज है, ठीक है ना, और वो भी जो है अलग अलग जो है एरिया वाइज और कॉन्टिनेंट वाइज हैं। अर्बन ज्योग्राफी में हम अर्बन स्टडी एंड सेटलमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, अर्बन प्लानिंग पढ़ते हैं, सड़कें कैसी होंगी, नालियाँ कैसी होंगी, घर कैसे बनेंगे, सिविक एम्यूनिटीज़ जो है, बेसिक एम्यूनिटीज़ वो कैसी होंगी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिकल ज्योग्राफी और मिलिट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे कि इसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, किस तरह का सिस्टम है। इलेक्ट्रिकल ज्योग्राफी को हम सेफोलॉजी कहते हैं। अभी चुनाव हुए ना, तो किस एरिया में कितनी लोकसभा सीट्स हैं, असेंबली की सीट्स हैं, कहाँ कौन सी कास्ट का डोमिनेंस है, कहाँ कौन खड़ा हुआ है, कितने वोट से जीता है, अगली बार कोई खड़ा होगा तो कितने वोट से जीत सकता है, इसे हम सेफोलॉजी कहते हैं। मिलिट्री ज्योग्राफी में मिलिट्री साइंस होती है, इसमें स्ट्रेटेजिक, इसमें टैक्टिकल, ऑपरेशनल और जो है वो स्ट्रेटेजिकल जो है उन सब की स्टडी की जाती है। कौन से सेंटर्स कहाँ हैं, एटॉमिक सेंटर्स कहाँ हैं, आर्मी की पोजीशन क्या क्या है, कौन कौन से सेंटर्स हैं, कौन कौन से कमांड्स हैं, ठीक है ना, क्या थ्रेट है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम डेमोग्राफी देखते हैं। डेमोग्राफी मतलब सेंसस, जनसंख्या, ठीक है ना, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं, कंपोजिशन देखते हैं कि हमारी जनसंख्या में कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है। सेटलमेंट ज्योग्राफी में अर्बन और रूरल प्लानिंग देखते हैं, है ना, किस किस तरह के सेटलमेंट्स हैं, कैसे शहर बसे हैं, कैसे गांव बसे हुए हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मल्टीपल टाइप अगर हम बात कर लें तो आते हैं इसमें ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज है, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर है, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग है, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म है, और इनके मेन सब्जेक्ट्स ये हैं एग्रीकल्चर साइंस, इंडस्ट्रियल साइंस, टूरिज्म। कुल मिला करके दुनिया का हर सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, ठीक है ना, और ये ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, इसे ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। एंड ऑफ टॉपिक। हमारे चारों तरफ जो है उससे हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप जो पैदल चल रहे हो, जो हवाओं से बातें कर रहे हो, जो जुल्फे लहरा रही हैं, जो पल्लू उड़ रहा है, ठीक है ना, ओके, ये भीनी सी हवा मेरे चेहरे को छू के जा रही है, ठीक है ना, वो सब जो हो रहा है वो ह्यूमन ज्योग्राफी है। ओके, वो क्या है सब, वो सब ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है। तो मेरा नाम है यशवर्धन सिंह, ठीक है, और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप इस चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। साथ में ही आप जो हैं वो अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करें। क्या करें? अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करें। और ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारे पास आपके लिए बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं जिसमें हमारी एफर्ट और एनर्जी और ज़्यादा होती है। हम आपको और ढंग से जो है आपके साथ लग करके एग्ज़ाम तक हम आपको पढ़ाते हैं। तो हमारे पास जो है वो आप ऐप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से। आप जैसे ऐप डाउनलोड करेंगे ऊपर जा कर के आपको जो है वो चूज़ करना है, स्कूल चूज़ करना है भाई, ठीक है ना। स्कूल चूज़ करते ही आपके पास आ जाएगा क्लास 12th महापैक, ठीक है ना। इस क्लास 12th के महापैक को जब आप ज्वाइन करेंगे, किसको ज्वाइन करना है? महापैक को। और आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज़, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक है ना, और ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है ना, तो सोशोलॉजी पढ़नी है, तो आप इसको ज्वाइन करते हैं। तो महापैक पे आप जाएंगे, महापैक पे जाके के बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और कोड लाएंगे। मेरा कोड जो है वो है YSIRG20, अप्लाई कर देंगे तो 5112 का पड़ेगा। कोड क्या है मेरा? YSIRG20,
G20, ये मेरा कोड है। वाई सर G20 जो है वो मेरा कोड है, ठीक है ना। और 5 आपको जो कोर्स पड़ेगा ये 5128.80, 5128 रुपीज़, मतलब 5128 रुपये का ये कोर्स पढ़ने वाला है आपको। इसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफ़र होंगे, उसके अलावा 5 सब्जेक्ट ऑफ़र होंगे। इसमें पॉलिटिकल साइंस होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, सोशोलॉजी होगा और साथ के अंदर जो है आपका इकोनॉमी होगा, ठीक है। और यहाँ पर कोड लगाएंगे वाई सर G20 कोड लगाएंगे। हम आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ बने रहेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस पेपर करवाना हो, डीपीपी देनी हो, रिवीजन नोट्स देने हो, शॉर्ट नोट्स देने हो, क्लास नोट्स देने हो, आपके साथ इंटरेक्शन करना हो, आपके डाउट सॉल्व करने हो, वो हर एक प्रयास जो आपकी 12th को जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जो है वो पहुंचा दे, ठीक है। साथ में अगर हम बात कर लें, अगर साथ में हम लोग बात करें इसको लेकर के, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो आप जो UGPG एंट्रेंस यानी कि एक मिनट रुकना, 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लें, ऊपर जाके जाएं और CUT UG में जाए, CUT जो है CUT महापैक में जाए, ठीक है ना। साथ में CUT महापैक है और CUT महापैक के अंदर अगर हम बात कर लें तो CUT महापैक में अगर हम बात कर लें, हाँ CUT महापैक आर्ट्स डोमेन, ठीक है ना। अगर आपको CUT महापैक लेना है आर्ट्स डोमेन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जो है वो कोड लगाएं वाई सर G20, ठीक है ना। अप्लाई करें, 11,999 का पड़ेगा आपको ये। और यहाँ पर क्या कोड लगाना है आपको, वही वाई सर G20। बस आपको स्कूल जाके चूज़ करना है, 12th क्लास का महापैक लेना है 12th क्लास का महापैक लें, और अगर आपको महापैक लेना है CUET का तो आप CUET का महापैक लें। कोड लगाएं वाई सर G20, इस कोड के साथ आप आएँ, ठीक है। क्या करें, इस कोड के साथ आप आएँ और हमारे साथ जुड़ करके पढ़ें, आपको निराशा नहीं होगी, ठीक है ना। और हम आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ बने रहेंगे। कोड याद रखें यहाँ पर, वाई सर G20। ओके, तो खुश रहें, आबाद है, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें और जुड़े रहें CUET अड्डा 24/7 के साथ में। धन्यवाद।